हेलो बच्चों, पिछले टर्न पर हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताए थे। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना E= 1/4πε0 के Q/r²। जैसे कोई प्लस Q आवेश है, E से R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन धन आवेश के कारण इस बिंदु पर बाहर की ओर होगा। अगर यही माइनस आवेश होगा तो इस बिंदु पर तीव्रता अंदर की ओर है। वेक्टर क्वांटिटी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, धन आवेश के कारण बाहर की ओर। अगर यही ऋण आवेश होता तो अंदर की ओर, जैसा हमने दिखा। इस पर हमने क्वेश्चन भी बताए थे। अब हम आज शुरू कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, एक सिस्टम है, दो आवेशों का सिस्टम है। उसमें कहा गया है कि जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखें। ये जो दूरी है ये अल्प दूरी कही गई है। दोनों आवेशों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए और चिन्ह विपरीत रहना चाहिए, तभी ये रचना डाइपोल कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। इस द्विध्रुव की हम लंबाई जो है 12 मानते हैं। अब कहेंगे कि क्यों 12 मानते हैं, एल क्यों नहीं मानते हैं? ऐसा है कि हमें मध्य बिंदु की जरूरत पड़ती है। मध्य बिंदु से दूरी अब 12 मानेंगे तो एल हो जाएगा। अगर हम एल लेते तो L/2 और L/2 हो जाता, तो उसके द्वारा L/2 करके हम फार्मूले निकालते, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव निकालते, तो फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड होता। इसलिए 12 ले लिया गया है। बीच की दूरी के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 12 ले लेते हैं। लेकिन ये दोनों आवेश अगर बराबर और विपरीत होना ही चाहिए, बराबर क्वांटिटी के रहना चाहिए, विपरीत रहना चाहिए, तो ये रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब इस दो ही बात उठती है। एक बिंदु आवेश उठता है कि इसके कारण कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर क्या है, किस डायरेक्शन में है, इस बिंदु आवेश के कारण कहाँ विभव क्या है। तो एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम तीव्रता विभव की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण भी बात करते हैं। तो अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। पहले तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखेंगे कि जब दो बराबर परिमाण और विपरीत चिन्ह के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो यह रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर, एक दूसरे से कुछ के अलावा अल्प लिखिए, अल्प दूरी पर स्थित हो, तब यह रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है।
देख सकते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दूरी 2l, दोनों के बीच की दूरी 2l ली जाती है। ये इसका मध्य बिंदु है। ये अगर ये सिस्टम बना हुआ है चार्जों का तो इसी का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत सारे अणु हैं, वैद्युत संयोजी, बहुत सारे संयोजी है, बहुत सारे अणु जो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से अणु, जैसे बहुत से अणु वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, द्विध्रुव की रचना करते हैं, रचना करते हैं। अब सिस्टम ये है कि एक अणु में एक से अधिक भी डाइपोल उपस्थित हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर HCl ले रहे हैं तो H धन और Cl ऋणायन, जैसे ये HCl है तो ये हो गया H प्लस आयन, H प्लस आयन हो गया, और दूसरा हो गया Cl माइनस आयन, और ये एक डाइपोल बना दिया। बराबर जितना इस पर चार्ज है उतना इस पर विपरीत चार्ज उतना ही है, एक धन और एक ऋण। ये एक डाइपोल बना रहा है Cl। अब आप मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए हैं, ये भी डाइपोल की रचना करेगा, लेकिन इसमें दो डाइपोल बनेंगे। एक मान लीजिए C हो गया, कार्बन का परमाणु हो गया, एक ऑक्सीजन का परमाणु हो गया, ये ऑक्सीजन का परमाणु हो गया। अब ये इस पर 2 माइनस चार्ज हो गया, इस पर 2 प्लस चार्ज, और इसके कारण भी 2 माइनस, तो इस पर 2 प्लस, और यानी 2 प्लस और 2 माइनस से लेकर के ये डाइपोल बन गया, ये डाइपोल बन गया ये, और 2 प्लस और 2 माइनस से ये डाइपोल बन गया। यानी Ca2 तो 2 डाइपोल दिखा रहा है, CO2 अणु में 2 द्विध्रुव बन रहा है, ये Cl में एक द्विध्रुव है। इसी तरह से बहुत सारे अणु हैं जिसमें कई डाइपोल की रचना हो जाती है। ये Cl है, Ca2 है, Na3 है, बहुत सारे अणु हैं। जैसे ये Cl, अब वैद्युत द्विध्रुव, इन डाइपोल का द्विध्रुव का मोमेंट होता है, आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये जो डाइपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू, 2l, तो कोई एक आवेश, क्वांटिटी तो दोनों का सेम है, बस बात है अंतर का कि ये प्लस है और एक माइनस। दोनों धन रह जाएंगे तो कोई डाइपोल ही नहीं फॉर्म होगा, दोनों ऋण है तो कोई डाइपोल फॉर्म नहीं हो। डाइपोल फॉर्म होने की शर्त है इसकी शर्त है कि दोनों आवेश की क्वांटिटी बराबर हो, चिन्ह भी। अब इसका मोमेंट होता है
मोमेंट होता है कि कोई एक आवेश गुणे बीच की दूरी, इसका भी वही क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी। तो कोई वैद्युत द्विध्रुव में, वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, और उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे पी से लिखते हैं, इसे पी से लिखते हैं। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि, यह सदिश राशि है। इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश, ऋण आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, की ओर। देख सकते हैं ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, 12। तो P इक्वल टू हो जाएगा कोई एक आवेश गुणे बीच की दूरी। सदिश राशि है यानी तीर रहेगा, तो इधर कैसे चार्ज पर तीर नहीं हो सकता, इसलिए कि यह अदिश राशि है। ये L, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर, P का डायरेक्शन -4 से प्लस की ओर होता है। तो P इक्वल टू, यहां से अगर हम केवल इसका अदिश फॉर्म में लिखे तो P इक्वल टू 2QL, लेकिन 2L बीच की दूरी है। P इक्वल टू 2Q, केवल परिमाण लिखे हैं, लेकिन ये P क्या है, सदिश राशि है। इसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है। अब इसका आप मात्रक लिख सकते हैं कूलाम मीटर, मात्रक है कूलाम मीटर। विमीय सूत्र आप लिख सकते हैं, आवेश का Q का AT होता है और लंबाई का L होता है, ATL या LTA, जो भी मर्जी, ये विमीय सूत्र आता हो। अब इस पर आप एक देख सकते हैं क्वेश्चन, वैद्युत, ये +2Q आवेश है, ये -Q आवेश है, और ये -Q आवेश, यानी और ये -Q आवेश।
एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर ये है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर +2 -q इसकी भुजा इस्माल है, इस्माल इस्माली भुजा है। इस निकाय का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। इसका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताइए, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताइए। तो ये दोनों -q और -q तो ये डाइपोल बनाएंगे नहीं, एक धन चाहिए दूसरा ऋण चाहिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा। अब यहां पर ये बनेगा, यहां +2q चार्ज है, तो एक +q और एक -q ये मिल करके डाइपोल बना लेगा, और ये भी -q और +q, यदि +2q न है तो +2q का मतलब कि +q और -q मिल करके +2q हुआ है, तो एक +q और एक -q से एक डाइपोल बन गया, एक +q और एक -q से दूसरा डाइपोल बन गया। बीच की दूरी ये है, 2l की जगह ये है, तो इसकी दिशा जो है, अगर इस -q और इसमें का एक +q से डायरेक्शन इधर हो गया, ये है P1, ये -q और एक इसमें का +q से ये डायरेक्शन इधर हो गया। समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण 60 डिग्री है, ये भी कोण कितना है, 60 डिग्री है। अब परिणामी यहां पर निकालेंगे तो समांतर चतुर्भुज से दो सदिशों का परिणामी निकाला जाता है समांतर चतुर्भुज के नियम से, तो ये इसका परिणामी हो जाएगा P, ये परिणामी P परिणामी हो जाएगा। तो पहले हमको P1 जानना होगा, उसके बाद से ये P2 जानना होगा, और P1 और P2 के बीच का कोण 60 डिग्री है, ये 60 है, तो शीर्षाभिमुख कोण ये 60 हुआ। अब इसका परिणामी P बता देना है, तो P1 = हो जाएगा 2QL 2Q और 2L कितने L। अब 2QA तो 2L बराबर नहीं है, 2L यानी कोई एक आवेश गुणे बीच की दूरी होता है सीधा, उस बीच की दूरी को हम 2L माने हैं, तो Q इंटू क्या हो जाएगा A, Q गुणे बीच की दूरी है 2L की जगह A। अब P2 बराबर भी क्या हो जाएगा, Q गुणे A, बीच का कोण दोनों का थीटा = क्या है, 60 डिग्री, तो परिणामी P बराबर क्या हो जाएगा, परिणामी यहां परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुवाघूर्ण P बराबर, आप जानते हैं दो सदिशों का परिणामी सदिश, दो सदिशों का परिणामी सदिश, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है कि R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो यहां पर A की जगह P1, B की जगह P2, बीच का कोण थीटा 60 डिग्री, तो √P1² + P2² + 2P1 P2 cos थीटा, तो मान वैल्यू रख देंगे, QA 60, Q² यानी A² Q² + A² Q² + 2AQ गुणे AQ और गुणे cos 60 डिग्री।
तो P इजकल टू हो जाएगा अंडर ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुणे cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से कट गया ये। तो P इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी P इजकल टू AQ√3। इस सिस्टम का परिणामी द्विध्रुव आवेश। तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कितने उसमें डाइपोल बन रहे हैं। अगर एक डाइपोल है कि दो डाइपोल है कि तीन डाइपोल है, कितने डाइपोल बन रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके हिसाब से उसके परिणामी निकाला जाता है। डाइपोल के लिए जानते हैं एक डाइपोल कब बनेगा, जब बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो, एक डाइपोल बनेगा। अब तक आपने बिंदु आवेश के बारे में जानते हैं। अब यहां से बात शुरू हो रही है डाइपोल की। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। अब ये मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, -q +q, तो इसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं। तो दो स्थितियां सामान्य तौर पर प्रमुख, वैसे तो कहीं भी वैद्युत क्षेत्र निकाला जा सकता है, लेकिन दो स्थितियां बताई गई है। एक इस लाइन के एलांग, इसका एक्सिस है, इसके एलांग निकाला गया है, जिसको हम अक्षीय स्थिति अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। दूसरा स्थिति बनता है इस एक्सिस के लंबवत, इसके मध्य बिंदु से, इसीलिए तो 2l माना गया था बीच की दूरी की, आधी दूरी की जरूरत पड़ेगी, इसके मध्य बिंदु के लंबवत ये एक्सिस बन रहा है, ये एक्सिस बन रहा है। तो इस एक्सिस पर अगर इधर चाहे इधर कहीं भी बिंदु लेते हैं तो अक्षीय स्थिति कहलाता है एक्स अक्ष, या अनुदैर्ध्य स्थिति कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। और अगर इस लाइन पर हम कहीं बिंदु लेते हैं तो हमारा अनुप्रस्थ स्थिति कहलाता है, इस लाइन पर अनुप्रस्थ स्थिति। तो इसकी दो स्थितियां वैद्युत क्षेत्र, फर्स्ट अक्षीय स्थिति में, और दूसरा है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम अक्षीय स्थिति में बात देखते हैं, इस डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अगर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये -q चाहे +q पहले ले लीजिए, कोई बात नहीं, और ये +q लेना पड़ेगा, और ये हम बता रहे हैं अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति। तब इधर चाहे इसी लाइन पर लेना पड़ेगा बिंदु P, यहां से बिंदु P ले लिए, एक बिंदु P,
इसके सेंटर से, मध्य बिंदु से, इसीलिए 12 माने थे कि आधी दूरी हमें ले लेगी, मध्य बिंदु से ही दूरी ली जाएगी। ये कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। ये कितना है? तो l है, ये भी l है, तभी बीच की दूरी हम 12 मानते हैं, l। अब ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता आप जानते हैं, तो यहाँ पर तो दो बिंदु आवेश हो गए, एक ये आवेश, एक ये आवेश। तो इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, तो यहाँ से दूरी क्या पड़ेगी? यहाँ से दूरी दिखाना पड़ेगा आपको, ये r है यहाँ तक, ये l है, तो इस r में से l को घटा देंगे, r माइनस l। इस बिंदु के कारण अगर यहाँ निकालेंगे तो ये दूरी यहाँ से वहां तक की दूरी चाहिए, तो अब ये दूरी यहाँ तक तो r है और ये l है, तो यहाँ से अब वहां तक दूरी हो जाएगा r प्लस l। तो दोनों आवेशों के कारण उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख करके हम परिणामी तीव्रता लिख देंगे। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो हम कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E1 इजकल टू, अब ये क्या है? प्लस Q बिंदु आवेश है, तो इसी आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता धन है, तो बाहर की ओर होगा E1। तो E1 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई दूरी है यहाँ तक कितना? r माइनस l का होल स्क्वायर। बाहर की ओर डायरेक्शन देख रहे हैं। अब इसके कारण यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ से दूरी पहले लिख दिया r प्लस l, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई r प्लस l का होल स्क्वायर। अब ये माइनस है, तो इसके कारण डायरेक्शन क्या पड़ेगा? इधर पड़ेगा। ये अब ये इस बिंदु पर E1 इस डायरेक्शन में है, इस बिंदु पर E2 इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या चाहिए? परिणामी चाहिए, E1 E2 का परिणामी चाहिए। तो बीच का कोण तो 180 बन रहा है। तो अगर हम यहां से भी आप जाएंगे E बराबर सबके लिए, तो फार्मूला एक ही होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 काश 180 करेंगे तो ये 180 का मान -1, तो माइनस, तो E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर चाहे E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर, रूट से बाहर जाएंगे, E1 माइनस E2 चाहे E2 माइनस E1। तो अब ये हमको देखना है कि दोनों विपरीत हैं, तो ये क्लियर है कि चाहे E1 माइनस E2 होगा चाहे E2 माइनस E1 होगा, लेकिन फाइनल कौन होगा? तो हम अधिक में से कम को घटाएंगे। तो अब देखिए ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज सेम है, आ करके टिका है इस पर r प्लस l का होल स्क्वायर है, ये r माइनस l का होल स्क्वायर है। तो r प्लस l मान इससे तो ये बड़ा है, तो हर बड़ा होगा तो मान क्या होगा? कम होगा। E2 कम है और E1 ज्यादा है। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E इजकल टू E1 माइनस E2, इसलिए कि परिणामी की भी तो दिशा होगी, तो अब दिशा किसकी होगी? E1 बड़ा है, E1 की तरफ ही होगी परिणामी का। क्या मान अगर वैल्यू रखते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा Q, यानी 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 के क्यू का मान 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ई इक्वल टू हो जाएगा कितना, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, और इसका अगर लघुत्तम लेंगे तो दोनों का गुणा करेंगे, अगर a माइनस बी या a प्लस बी का गुणा, ये तो दोनों वर्ग हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये वर्ग लिख देंगे, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसमें करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ये आप होल वर्ग कर सकते हैं दोनों का, या तो वर्गांतर से गुणनखंड कर सकते हैं। तो अगर ई बराबर हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, और ये हो जाएगा, अगर होली बार करते हैं या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस एल से माइनस एल कट जाएगा, आर गुण प्लस आर 2r हो जाएगा, और गुणे एक बार इसमें से क्या कर दे घटा दे तो माइनस आर होगा प्लस एल होगा, आर कट जाएगा 2l हो जाएगा, और बटा ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्यू गुणे 4rl हो जाएगा, और बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4ql, तो इसमें से 2ql 2 गुणे 2ql लिख देंगे, उसके जगह p रख सकते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r 2r गुणे 2ql, यानी 4 इतना हो जाएगा, 2 दूना 4 r ql हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब 2ql की जगह क्या लिख सकते हैं, p, तो ये p लिख देंगे, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2r गुणे p बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, p इक्वल टू 2ql हो गई। चूंकि r जो है जैसा कि 2l बहुत अल्प दूरी होता है, l बहुत छोटा है r से, तो आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर में से हम एल स्क्वायर को इतना छोटा वैल्यू होगा कि इसमें से अगर इसको हम घटाते हैं तो कोई खास अंतर नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको क्या मान लें, नगण्य मान सकते हैं। अतः एल स्क्वायर और भी छोटा हो अब आप कहेंगे कि वर्क कर रहे हैं और छोटा होगा, बात यह है कि जो संख्या एक से कम होती है, अगर उसका हम जितना घात बढ़ाएंगे वो उतना छोटा होता चला जाएगा। जैसे 1/2 एक से छोटा है, अगर वर्ग कर दे तो 1/4 और भी छोटा हो गया, अगर वो 1/2 का क्यूब कर देंगे तो 1/8 और भी छोटा हो गया, तो और भी ये छोटा हो जाएगा, तो ये नगण्य हो जाएगा। तब हम क्या कह सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 2r गुणे p बटा, अब इसको छोड़ देंगे, आर स्क्वायर का वर्ग होगा r का पावर 4, इससे ये कट जाएगा, ठीक। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p बटा r। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई समानुपाती, अगर P को कांस्टेंट रखते हैं तो ई समानुपाती आर।
यानी अगर बीच की दूरी हम 3 गुना कर देते हैं या 2 गुना ही कर देते हैं आर को, तो 1/8 हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेजी से गिरेगी। वैद्युत द्विध्रुव के कारण बहुत तेजी से कम होगी, बिंदु आवेश से भी बहुत ज्यादा तेजी से कम होगी। इसलिए कि बिंदु आवेश के कारण जो दूरी के मामले में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई समानुपाती 1/r² होता है, ये तो r³ है और तेजी से घटेगा। तो हम ये देखें कि किसी बिंदु आवेश के किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के 2p/r। p वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, वो जो डाइपोल है, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसका अपना आघूर्ण होगा, द्विध्रुव आघूर्ण। हवा और निर्वात में अगर रखा है तो उसके लिए k का मान 1 हो जाएगा। परावैद्युता 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ हो जाएगा। तो अक्षीय स्थिति में इतना होता है। दूसरा है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति जैसा कि दिखाए थे कि ये -q और ये +q, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये आपका निरक्ष है, जो उसके अक्ष के लंबवत होता है वही निरक्ष कहलाता है, अनुप्रस्थ कहलाता है। अब इस लाइन पर कहीं बिंदु P ले लीजिए। इस बिंदु P की दूरी कहाँ से लेंगे, तो हम मध्य बिंदु सेंटर से लेंगे, O से लेंगे। यहाँ से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो इसके कारण यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ जानना पड़ेगा E1 E2। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने के लिए ये दूरी जाननी पड़ेगी। ये दूरी मान लीजिए AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, P बिंदु है, तो हमको BP चाहिए, ये दूरी चाहिए AP। क्योंकि ये मध्य बिंदु के लंबवत रेखा पर बिंदु P लिया गया है, इसलिए दोनों दूरी क्या होगी, बराबर हो। ये R है, ये जानते हैं कितनी दूरी पड़ेगी, L। फिर आपको उस बात पर ला रहे हैं कि 2L इसीलिए माना गया कि आधी दूरी लेनी पड़ती है, तो हम L आसानी से ले सकते हैं, फार्मूला आसानी से निकलेगा। अगर यही बीच की दूरी हम द्विध्रुव का अगर L लिए होते तो L/2 लेना पड़ता, जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो यहां से हम ये दूरी, ये दोनों AP और BP बराबर होंगे और कितने के होंगे, पाइथागोरस से इसका मान निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, इसलिए कि इस बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि AP बराबर BP अब बराबर √r² + AB। मालूम हो गया दूरी, √, ये ही r² + L², √, ये भी r² + L²। कोण थीटा भी मान सकते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, अलग तो कोण होगा नहीं। मध्य बिंदु पर लिए हैं लंबवत पर, बिल्कुल समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अब हम इसके कारण +q आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे बिंदु P पर। तो आप जानते हैं बिंदु आवेश के कारण तीव्रता तो इसी को मिलाने वाली रेखा के अनुदेशी होता है, धन है तो बाहर की तरफ इसी लाइन पर। अगर ऋण आवेश के कारण यहाँ पर जानना ही है, निकालना ही है, तो इसको मिलाने वाली रेखा ऋण आवेश के कारण तो इस पर अंदर की ओर।
E2। अब E1 E2 का मान लिखना पड़ेगा। E1 इजकल टू प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? E1 इजकल टू 1/4πε0 के क्यू बाई √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर बिंदु आवेश के कारण, यानी ये रूट खत्म हो जाएगा। 1/4πε0 के क्यू बाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। E1 का डायरेक्शन धन आवेश है बाहर क्यों, ऋण आवेश है अंदर। E2 माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E2 इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के क्यू बाई वही दूरी √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, वही मान 1/4πε0 के क्यू बाई r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों के क्वांटिटी E1 और E2 के बराबर है, ये क्लियर है। फर्क ये है कि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन, हमको पैरामी चाहिए E1 और E2 का। तो ऐसा है कि E1 और E2 को हम अलग ले लिख कर दिखा रहे हैं। अगर पैरामी निकालना है तो दो वेक्टरों के बीच का कोण पता करके भी निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा है तो हम ये कोण जानने की कोशिश करेंगे, तो ये मान लीजिए 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और उसके बाद से ये 90 माइनस थीटा हो, उस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से लेंगे, लेकिन अगर हम घटक तोड़ लेते हैं, यहाँ पर ये डायरेक्शन E1 का है, कंपोनेंट से आसानी से E1 का डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन है, देख रहे हैं E2 का, यहाँ पर ये डायरेक्शन E2 का है, E2 है। ये आप देख रहे हैं जो ये कंडीशन बना हुआ है, ये स्थिति है, ये कोण थीटा है। जरा देखिए, ये जो जा रहा है ये कोण क्या है? थीटा है। तो अगर ये थीटा है तो अगर यहाँ से हम एक समांतर रेखा खींच दें तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर थीटा। ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? एकांतर कोण इसके पड़ेगा, ये भी क्या हो गया? थीटा हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ये समांतर रेखा खींच करके ये थीटा और ये भी क्या? थीटा, ये हो जाएगा बिंदु P। तो अब जो है E1 के हम कंपोनेंट तोड़ेंगे, जिसके साथ थीटा लगा होता है वो कंपोनेंट कास होता है, E1 कास थीटा। और इसका जो है लंबवत ये जाएगा इस डायरेक्शन में, इसके लंबवत जाएगा इस डायरेक्शन में, ये E1 साइन थीटा। अब इस E2 का ये वाला क्या होगा? घटक E2 का ये वाला घटक थीटा वाला E2 कास थीटा, और जो इस घटक के लंबवत घटक जो आएगा वो ये आएगा E2 साइन थीटा। अब E1 और E2 के क्वांटिटी बराबर है, दोनों बिल्कुल सेम है, वैल्यू सेम है। तो E1 बराबर यहाँ पर E1 बराबर E2 है, तो E1 साइन थीटा का डायरेक्शन ऊपर है, E2 साइन थीटा का डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, बच जाएगा ये दोनों। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में है तो परिणाम हो जाएगा E1 और E2
के मान बराबर है, के मान बराबर है, अतः E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो इक्वल टू E1 प्लस E2 cos थीटा, cos थीटा। E1 E2 के वैल्यू सेम है, दोनों को जोड़ना है E1 प्लस E2 का, तो इसे 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर दें। E1 नहीं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q गुणे 2 गुणे cos थीटा। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q 2Q और ये छूट गया, और ये R स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ देखिए तो E इक्वल टू, यहाँ से दोनों जोड़ देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ से cos थीटा जैसा कि चित्र बनाया गया था, वहाँ से cos थीटा अगर चित्र से लेंगे तो आधार बटा कण, आधार L है और कण √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। चित्र से cos थीटा इक्वल टू आधार L बटा कण हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, cos थीटा हो जाएगा L बटा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये 2QL जो P के बराबर होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1 घात ये 1/2 घात इसका 3/2। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2, चूंकि R L बहुत बहुत छोटा है R से। अतः L स्क्वायर और भी छोटा होगा, जिसे छोड़ा जा सकता है, जा सकता है। तो छोड़ देंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटा, खत्म कर देंगे 3/2 से गुणा होगा, 2 से 2 कटेगा R की। तो निरक्षीय स्थिति में जो मिला है वो E बराबर मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटा R की। अक्षीय स्थिति के ठीक आधा, अगर दोनों तरफ दूरी बराबर है
अगर बिंदुओं से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में जाते हैं, r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में जाते हैं, तो अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति का दूना होता है। यानी समान दूरी r के लिए, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति का दोगुना होता है। तो इस तरह से आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाएं, और एक व्यापक सूत्र होता है जो हम नेक्स्ट डे बताएंगे, और उस पर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति तुरंत कहीं भी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान की गणना आप कर सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के